स्क्रीन विजिबल है या नहीं है आप लोगों को? हेलो, विजिबल है मैम। यस विजिबल मैम, है? ओके। विजिबल। आपके बाकी क्लासमेट्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं? क्या बात है, इतने लोग क्लास अटेंड करनी है? चलिए कोई बात नहीं। माय नेम इज शिवांगी अवस्थी, आई एम आरएम फैकल्टी रिसर्च मेथोडोलॉजी। ओके, देन दिस इज योर फर्स्ट क्लास आई थिंक। तो पहले सिलेबस देख लेते हैं, क्या सिलेबस है हम लोगों का। देयर आर 5 यूनिट्स इन योर सब्जेक्ट एज यू ऑलरेडी नो। सिलेबस आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है या नहीं देखा अभी तक? हम देखा है। हेलो, नो मैम। देखा है? चलिए अच्छी बात है, देखा है। फिर भी एक बार देख लीजिए। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च एंड आरएम, सेकंड डिजाइन ऑफ रिसर्च, थर्ड इज सैम्पलिंग डिजाइन, देन प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, लास्ट वन इज प्रेजेंटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। These are the basic units and the reference book is C.R. Kothari. इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं सिलेबस में या कुछ और कोई और क्वेरी हो आप लोगों की? ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट क्लास आपकी। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी ऐसा आपका सब्जेक्ट है, तो रिसर्च की मीनिंग क्या होती है? व्हाट इज रिसर्च? अच्छा, पहले आप लोग टाइम टेबल आप लोगों को पता है नहीं पता है? नो हेलो, मैम। नहीं पता है? चलिए मेरी क्लास नोट कर लीजिए आप लोग। मेरी वेडनेसडे थर्सडे 11:05 to 12:05 क्लासेस होंगी आरएम की। देन फ्राइडे सैटरडे 2 to 3 होगी क्लास। ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने? ओके, देन क्वेश्चन इज व्हाट इज रिसर्च? एनी वन? मैम किसी भी टॉपिक मैम, इट का इज प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा। वन बाय वन बेटा, वन बाय वन बोलिए आप लोग। मैम, इट इज प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा। प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा। एनी वन एल्स? मैम किसी भी टॉपिक का डिटेल में एनालिसिस करना। एनालिसिस करना। और मैम किसी पर्टिकुलर जो चीज के बारे में, उसके बारे में बिल्कुल डिटेल तरीके से खोज करना, कैसे उसमें हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग की क्लास वन बाय वन स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, रिसर्च वर्ड क्या है? रिसर्च। कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक हम बार बार सर्च कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर थिंग हम सर्च कर रहे हैं, वो रिसर्च हो जाएगा। सिंपल मीनिंग इतनी ही है। इट इज सर्च फॉर नॉलेज। कोई भी टॉपिक आप सर्च कर रहे हैं, रिसर्च सर्च कर रहे हैं। आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, कोई पर्टिकुलर टॉपिक, आपने कोविड-19 सर्च किया या कोई भी न्यूज सर्च की, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सर्च किया, सब कुछ रिसर्च हो जाएगा। जो भी आप सर्च कर रहे हैं, आप मोबाइल ब्राउज कर रहे हैं, वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं, वो भी रिसर्च होगा। कुछ भी आप सर्च कर रहे हैं, एनीवन एनीथिंग, जो भी आप सर्च करते हैं सब कुछ रिसर्च होता है। कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट, कोई पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनीथिंग, जो भी आप सर्च करते हैं सब कुछ रिसर्च है। बट इन द सब्जेक्ट, रिसर्च करने का प्रॉपर तरीका क्या होता है, प्रॉपर सिस्टम क्या होता है, कि जो भी स्टेप होते हैं वो हमें फॉलो करने होते हैं। देन अगर हम स्टेप फॉलो नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से, जो हमारा रिजल्ट होगा, कंक्लूजन होगा, वो वैलिड या रिलायबल नहीं होगा। देन हम देख सकते हैं कि मीनिंग क्या है रिसर्च की। रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक रिसर्च फॉर नॉलेज, फॉर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर फॉर डिसीजन मेकिंग। सिंपल मीनिंग है सिस्टमैटिक, जो आपके स्टेप्स होंगे वो फॉलो करने, साइंटिफिक सर्च करना है, और जो भी आपको सर्च करना है, जो भी टॉपिक आपको गिवन है, उसको आप एज अ फाइनलाइज आंसर या कंक्लूजन मेकिंग करेंगे उसकी, या डिसीजन फाइंड आउट करेंगे। आपको फॉर एग्जाम्पल आपको कोई टॉपिक दिया गया असाइनमेंट के लिए, तो आपने क्या किया? आपने कॉपी देखी, बुक्स देखी, नोट्स देखे, नेट पे सर्च किया, एक फाइनल आंसर आपने प्रिपेयर किया, ये कंक्लूजन, एक आपने नोट्स बनाया या असाइनमेंट कंप्लीट किया। तो जो आपका असाइनमेंट होगा, जो आपने आंसर लिखा है, वो आपका क्या हुआ? रिसर्च का कंक्लूजन हो गया, ये आंसर हो गया, रिजल्ट हो गया। इतना क्लियर हो रहा है सभी को? हेलो, कोई प्रॉब्लम तो यस नहीं है? मैम। नो कोई मैम। प्रॉब्लम हो? हाँ, नो। प्रॉब्लम हो पूछते जाइए, क्योंकि फिर बाद में रिपीटिशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, या बाद में पूछेंगे आपको आंसर नहीं पता है। हम्म, ओके मैम। बताती जाइए कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सिंपल मीनिंग है, जो भी स्टेप्स है उन्हें फॉलो करते हुए हमें कोई सर्च करना है। कोई भी टॉपिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है,
कोई पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, कोई भी टॉपिक, XYZ कुछ भी हो सकता है। जो भी हम सर्च कर रहे हैं, जो भी ब्राउजिंग कर रहे हैं, बुक्स देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, वो सब कुछ रिसर्च है। रिसर्च इज अगेन एंड अगेन सर्च फॉर नॉलेज। रिपीटिशन में सर्च कर रहे हैं, वो आपका रिसर्च हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिसर्च? Research comprises defining and redefining problems, formulating hypotheses or suggested solutions, collecting, organizing, and evaluating data, making deductions and reaching conclusions, and at last carefully testing the conclusions to determine whether they fit the formulating hypothesis. This definition is given by Clifford Woody. देन मैं आपको इलस्ट्रेट करती हूँ मीनिंग क्या होगी इसकी। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं रिसर्च में, क्या क्या स्टेप्स होंगे। फर्स्ट वन इज इट कंप्राइजेस डिफाइनिंग एंड रिडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स। आपको टॉपिक क्लियर नहीं है कि आपको सर्च क्या करना है, तो आप सर्च कैसे करेंगे? आपको मोटिव ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है अपना, आपको असाइनमेंट पता ही नहीं है कि हमें असाइनमेंट सॉल्व क्या करना है, तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक का या मोटिव ऑब्जेक्टिव क्लियर होना जरूरी है, कंपल्सरी है। इसी तरह रिसर्च में क्या करते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रॉब्लम डिफाइन करनी है कि हमें सर्च क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है, उसके अकॉर्डिंग ही हम बाकी स्टेप्स फॉलो करते हैं। सेकेंड वन इज फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की मीनिंग क्या होती है? एनीवन? हाइपोथेसिस कोई चीज अज्यूम करके हम लोग जो उसके आगे की कोई चीज अज्यूम करके जो हम लोग आगे की स्टेप फॉरवर्ड करते हैं। हाइपोथेसिस मींस assumption, अप्रोक्सीमेशन, कि हाँ ये जो प्रॉब्लम है इसका रिजल्ट ये हो सकता है, ये हमने अप्रोक्सीमेशन कर लिया कि हाँ ये फाइनल रिजल्ट हमारा ये आएगा, वो हो गया हाइपोथेसिस। वो यस या नो में होगी या ट्रू या फॉल्स में होगी, इसके दो ही अल्टरनेटिव होंगे, या राइट होगा या रॉन्ग होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, यस होगा या नो होगा, दो ही ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, ये आपका हाइपोथेसिस नेक्स्ट चैप्टर्स में आएगा तो मैं डिस्क्राइब करूंगी आप लोगों को। फिर यहाँ पे शॉर्ट में देख लीजिए क्या होता है। एक आपकी होती है नल हाइपोथेसिस, सेकंड इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जो आपका एजम्पशन आप मान रहे हैं स्टार्टिंग में कि हाँ ये हमारा आंसर आएगा, अगर वो रिजल्ट से मैच करती है तो आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर मैच नहीं कर रही रिजल्ट से तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। इनकी मीनिंग में आपको और डिस्क्राइब कर दूंगी बाद में, फिलहाल इतना देख लीजिए। फर्स्ट स्टेप इज डिफाइनिंग रिडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स। देन क्या है, सजेस्टेड सॉल्यूशंस, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग डेटा। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई सर्च किया कि हमें चेक करना है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं बीबीए में जिनके फर्स्ट डिवीजन मार्क्स आए हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट डिवीजन? फर्स्ट डिवीजन में 60%। ओके, तो क्या प्रोसेस हो सकती है इसके लिए? कुछ आइडिया है आप लोगों को? कोई आइडिया नहीं है? मैम परसेंटेज निकालकर। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज मैम टोटल मार्क्स गेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। ठीक है, और क्या रिक्वायरमेंट होगी? मैम एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज निकाल सकते हैं। और रिक्वायरमेंट क्या, बेसिक नीड्स क्या होगी इसके लिए? परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक नीड क्या होगी, रिक्वायरमेंट क्या होगी? बस एक ही स्टूडेंट को आंसर करना है, बाकी किसी को आंसर? सारे स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए होगा। डेटा चेंज होगा, डेटा चाहिए होगा। हाँ, रिक्वायरमेंट क्या डेटा क्या होगा इसमें? मैम लाइक फर्स्ट उनका मैं रोल नंबर रिसर्च करनी होगी, रोल नंबर पे उनके रोल नंबर निकाल के उनके रोल नंबर के अकॉर्डिंग उनके मार्क्स हमें नोट डाउन करने होंगे, फिर उनका परसेंटेज निकाल के पूरा उनका प्रोसेस। राइट, तो इसमें करना क्या है, हमें चेक करना है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे जिनके 60% मार्क्स से अब या फर्स्ट डिवीजन है 60% अब मार्क्स हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस एज्यूम करेंगे पहले कि हमने मान लिया कि हाँ 10% स्टूडेंट्स के मार्क्स अब 60% हैं। ये हमारी क्या हो जाएगी, नल हाइपोथेसिस हो जाएगी। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि 10% स्टूडेंट्स के मार्क्स फर्स्ट डिवीजन है 60% नहीं है। ओके, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगी। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी? फर्स्ट इज रोल लिस्ट ऑफ ऑल द बीबी क्लासेस विद सेक्शन वाइज। क्लियर इतना? रोल लिस्ट या नेम लिस्ट, सेक्शन वाइज सारे स्टूडेंट्स की रोल लिस्ट, जितने भी स्टूडेंट्स आपके एनरोल्ड हैं बीबीए में, ABC सेक्शन, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जितने भी हैं, उनकी प्रॉपर लिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। देन क्या रिक्वायरमेंट होगी? रिजल्ट की, कि मार्क्स कितने हैं हमारे, उनका एडिशन कितना आ रहा है, परसेंटेज कितना आ रहा है,
तो पहले हम रोल लिस्ट ले लेंगे, देन मार्क्स कलेक्ट करेंगे, देन उनका परसेंटेज या एवरेज, पहले एवरेज जो भी है वो निकालेंगे या परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, देन चेक करेंगे कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं, काउंटिंग करेंगे कि जिनके मार्क्स अबव 60% हैं। ठीक है, अब हमारी कुछ काउंटिंग आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कितने परसेंटेज स्टूडेंट आ रहे हैं, 10% आ रहे हैं, 20% स्टूडेंट हैं या 30% स्टूडेंट हैं, कितने हैं। ठीक है, जैसे अगर 300 स्टूडेंट्स हैं, अगर 30 आते हैं या 20 आते हैं तो इट मीन्स लेस देन 10% स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अगर यहाँ पे स्टूडेंट आपके 60 होते हैं, इट मीन्स 20% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स अबव 10% है, अबव 60% है। क्लियर है इतना सभी को? यस मैम। ओके, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने कुछ एजम्पशन निकाला, हमने रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया कि हाँ 60% स्टूडेंट्स के मार्क्स फर्स्ट डिवीजन वाले मार्क्स हैं, ये अबाउट 60% हैं। अब हमने एजम्पशन क्या लिया था? एजम्पशन हमने लिया था 10% का क्राइटेरिया। 300 का कितना परसेंट होगा? 60%, 60 स्टूडेंट्स 20% 20 होगा। तो एजम्पशन हमारा राइट होगा या रॉन्ग होगा? रॉन्ग। क्या होगा? 10% अज्यूम किया था, 20% आ रहा है, तो हाँ ऑब्वियसली ठीक है, ठीक है। अगर हमारी हाइपोथेसिस है 10% की, इक्वल टू 10% की, पर हमारा रिजल्ट 20% आ रहा है, इट मीन्स मैच नहीं कर रहा है। इट मीन्स हमारा एजम्पशन क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, रॉन्ग है। क्लियर हो गया सभी को इतना? अगर हम यहाँ पर हाइपोथेसिस लेते लेस देन 10% स्टूडेंट्स, रिजल्ट हमारा 20% है, उस केस में भी हाइपोथेसिस रॉन्ग हो जाती है। अगर हम एजम्पशन लेते ग्रेटर देन 10%, क्लियर हो रहा है, ग्रेटर देन 10%, उस केस में क्या होता है, हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है, राइट हो जाती है हाइपोथेसिस। क्लियर हो रहा है? 3 केसेस हैं, एक आपका इक्वल का केस होगा, एक आपका लेस देन का केस होगा, एक ग्रेटर देन का केस होगा। इक्वल के केस में क्या होगा, एजम्पशन हमारा 10% है, रिजल्ट 20% है, हाइपोथेसिस राइट होगी, रॉन्ग हो जाएगी। क्लियर है सभी को? सपोज ग्रेटर अगर अज्यूम की है और 10% हमने अज्यूम की थी और लाइक 40% आ रही है, 40%, ओके 40% ले लेते हैं। तो मैम क्या वो राइट होगा? देखिए मैं फिर समझा रही हूँ, अगर हमने 10% हमने एजम्पशन लिया है, हाइपोथेसिस लिया है, या कुछ भी नहीं है, 10% फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, या चलिए 40% ले लेते हैं, 40% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके फर्स्ट डिवीजन मार्क्स हैं। अब हमारा रिजल्ट आ रहा है 50% या 30% रिजल्ट आ रहा है। चलिए आप नोट करते जाइए, इजी रहेगा आपके लिए। 40% हमारा एजम्पशन था, रिजल्ट हमारा 30% आ रहा है। अब यहाँ 3 केसेस है, इक्वल का, ग्रेटर का, लेस देन का। अगर इक्वल लेते हैं हाइपोथेसिस कि इक्वल 40% स्टूडेंट ऐसे होने चाहिए, उस केस में क्या होगा, हाइपोथेसिस रॉन्ग हो जाएगी। क्लियर इतना? मैच नहीं करा ना 40-30। यस मैम। अगर अगर हम एजम्पशन हम लेते हैं अगर हम एजम्पशन लेते हैं कि हमारे लेस देन 40% स्टूडेंट्स के 60% अब मार्क्स हैं, उस केस में क्या होगा, हमारी हाइपोथेसिस राइट हो जाएगी। क्लियर है? जहां पर हम लेस देन का केस लेंगे, रिजल्ट हमारा 30% आ रहा है, 30-40 से लेस है ना, यस मैम। उस केस में क्या होगा, हाइपोथेसिस राइट हो जाएगी। थर्ड केस क्या होगा, अगर हम एजम्पशन या हाइपोथेसिस लेते हैं कि ग्रेटर देन 40% स्टूडेंट्स होने चाहिए, उस केस में क्या होगा, हाइपोथेसिस रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि 30 क्या है, 30 लेस देन 40 है, ग्रेटर नहीं है। आपको थोड़ा थोड़ा अगर आ रहा है, क्लियर हो रहा है, तो बाद में टॉपिक्स फिर से आएंगे, रिपीट होंगे हाइपोथेसिस का, वहां पे आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ आप बेसिक क्राइटेरिया समझ लीजिए कि कैसे क्या होता है। फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस, 3 केसेस होंगे हाइपोथेसिस के, इक्वल, लेस देन और ग्रेटर देन। अगर जो भी इसमें क्राइटेरिया मैच करता है उसके इक्वल हो जाएगा, अदरवाइज उसे रिजेक्ट कर देंगे। सिंपल मीनिंग इतनी है। अगर हमारी हाइपोथेसिस राइट हो रही है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर रॉन्ग हो रही है तो रिजेक्ट कर देंगे, इतनी मीनिंग होगी। क्लियर हो रहा है सबको इतना? यस मैम। अगर प्रॉब्लम है तो पूछते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता दूंगी मैं दोबारा से, वैसे टॉपिक दोबारा आएगा ये। ठीक है, तो इसमें हमने किया क्या क्या, रोल लिस्ट ली हमने, कलेक्ट की रोल लिस्ट,
उसे ऑर्गेनाइज किया, सेक्शन वाइज या ईयर वाइज ऑर्गेनाइज किया, देन इवेलुएट क्या किया, परसेंटेज इवेलुएट किए। आप लोग इसके डेफिनेशन देखते हैं, स्क्रीन दिख रही होगी आप लोगों को। कलेक्ट की रोल लिस्ट, देन ऑर्गेनाइज की रोल लिस्ट अकॉर्डिंग टू नंबर्स या रोल लिस्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, देन परसेंटेज कैलकुलेट की, डिडक्शन क्या किया, कितना परसेंटेज किसका कितना है, कितने स्टूडेंट्स ऐसे आ रहे हैं, और कंक्लूजन हमारा निकल गया कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स फर्स्ट डिवीजन के हैं। क्लियर हो रहा है इतना सबको? स्टेप्स क्लियर हो रहे हैं? पहले हमने Yes, ma'am. ऑब्जेक्टिव लिया या प्रॉब्लम डिफाइन की, देन हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट की, देन हमने सॉल्यूशन के लिए क्या किया, कलेक्शन किया डेटा का, देन ऑर्गेनाइज किया, देन इवेलुएट किया, देन आपने रिजल्ट फाइंड आउट किया थ्रू न्यूमेरिकल। परसेंटेज कैलकुलेट करना भी न्यूमेरिकल ही है, भले वो क्लास 1 और 2 का हो, ठीक है। देन रीचिंग कंक्लूजन्स, कंक्लूजन पे कैसे रीच कर रहे हैं हम, कि जो हमारा मैच कर रहा है हाइपोथेसिस उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, एक स्टेप इसमें और होता है, मेंशन नहीं है इसमें, रिपोर्ट राइटिंग का। आप जो भी पढ़ते हैं, आपने क्या किया, एग्जाम पेपर में जाके क्वेश्चन पेपर में लिख दिया जाकर, तो आपने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की, या आपका रिजल्ट आप एग्जाम देते हैं, आपका रिजल्ट आता है ना, आप ऑनलाइन रिजल्ट देखते हैं कि हाँ ये इतने मार्क्स है, इतने मार्क्स है, बट आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है, रिजल्ट की हार्ड कॉपी की होती है रिक्वायरमेंट। वो क्या होती है, आपका रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट कार्ड होता है आपका। उसी तरह क्या होता है कि जो भी हम रिसर्च वर्क करते हैं, जो भी स्टेप फॉलो करते हैं, उससे हम क्या करना होता है, रिपोर्ट फॉर्म में प्रेजेंट करना होता है। रिपोर्ट के भी क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। जो भी स्टेप्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे, क्या फॉर्मेट है, क्या स्टार्टिंग में रखना है, कैसे कैसे स्टेप मेंशन करने हैं, सब कुछ हमें मेंशन करना होता है। इतनी मीनिंग सभी को क्लियर रिसर्च की? फिर से एक बार देख लीजिए, रिसर्च कंप्राइजेस डिफाइनिंग एंड रिडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस और सजेस्टेड सॉल्यूशंस, collecting, organizing and evaluating data, making deductions and reaching conclusions, and at last carefully testing the conclusions to determine whether they fit the formulating hypothesis. Whether they fit the formulating hypothesis. यहाँ हमने क्या किया, कंपेयर किया है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, इक्वल है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, ये हम कंपेयर कर रहे हैं, फिट हो रही है या नहीं हो रही है। देन अगेन एक डेफिनेशन है आपकी, द सर्च फॉर नॉलेज थ्रू ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक मेथड ऑफ फाइंडिंग टू अ प्रॉब्लम इज रिसर्च। जितने स्टूडेंट्स आज लेट एंट्री कर रहे हैं, ये आप लोग सुन लीजिए, नेक्स्ट टाइम पर क्लास पे आपको टाइम पर ज्वाइन करना है। लेट एंट्री नेक्स्ट क्लास से अलाउ नहीं होगी। आपकी ऑफलाइन क्लासेस हो या ऑनलाइन क्लासेस हो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप लेट एंट्री कर रहे हैं, आते जा रहे हैं धीमे धीमे और क्लास ओवर होती जा रही है। नेक्स्ट टाइम पर आपको टाइम पर एंट्री करनी है, ज्वाइन करना है। ओके, मीनिंग सभी को क्लियर है इतनी रिसर्च की? सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, आगे कंटिन्यू करती हूँ मैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ, देखिए वन बाय वन कर रहे हैं सब। यहाँ 2-3 स्टूडेंट्स वैसे हैं जिन्होंने टाइम पे ज्वाइन किया, शिवम शर्मा एंड श्रेया, बाकी सब तो लेट वाले हैं सारे। यश, वर्षित, वर्षित ने भी शायद पहले ज्वाइन किया था, सिद्धश्री, आपको टाइम पर ज्वाइन करिए। आशुतोष सिंह, नेक्स्ट टाइम पर टाइम नहीं ज्वाइन करिए, क्लास पता है आपको टाइमिंग क्या है, डिस्टर्बेंस होता है बार बार क्लास में। वंशिका मैम आज फर्स्ट हाँ, फर्स्ट क्लास से इसलिए अलाउ कर रहे हैं, लेक्स्ट टाइम पर एटलीस्ट 5 मिनट्स लेकर आप ज्वाइन कर लीजिए, 5 to 10 मिनट्स। अभी 11:25 हो रहे हैं, 20 मिनट्स ऑलरेडी निकल चुके हैं क्लास के, उसके बाद आप ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पर ध्यान दीजिए कि एटलीस्ट 5 मिनट 10 मिनट्स में आप ज्वाइन कर लें। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ रिसर्च। कोई है स्टूडेंट जो बता सके फीचर्स में कैसे क्या डिफाइन होगा, क्या मीनिंग होगी फीचर्स की, लॉजिकल, ऑब्जेक्टिव, क्या मीनिंग होगी इन सबकी? रिसर्च की मीनिंग क्या होती है? फीचर्स तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो डेफिनेशन से ही आती है फीचर्स, कोई अलग पार्ट तो होता नहीं है। देखिए मैंने पहले क्या बताया आपको कि रिसर्च क्या होता है, सिस्टमैटिक प्रोसेस, साइंटिफिक प्रोसेस होती है, ठीक है। कौन ज्वाइन कर रहा है? Logic in objective means
फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था प्रॉब्लम डिफाइनिंग का, ऑब्जेक्टिव का एंड मोटिव, कि हम सर्च क्या कर रहे हैं, क्या हमारा टॉपिक क्या है, जिससे भी आपका एक सब्जेक्ट होगा थीसिस का, देखिएगा सिलेबस, थीसिस का सब्जेक्ट होता है। तो उसमें आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, अपना टॉपिक डिसाइड करना है कि हमें किस टॉपिक में रिसर्च करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिव क्या है रिसर्च का। ठीक है, तो जो टॉपिक हो लॉजिकल हो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता या अपोजिट टू सिचुएशन सर्कमस्टांसेस है। ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, मोटिव क्लियर होना चाहिए एंड वेल डिफाइंड होना जरूरी। ऐसा ना हो कि आपने डिफाइन प्रॉपरली नहीं किया है। अगर आप प्रॉब्लम डिफाइनिंग का स्टेप फॉलो नहीं करते हैं कंप्लीटली प्रॉपरली, तो आपकी रिसर्च का कोई मतलब नहीं है, वो आंसर आपका रॉन्ग ही आएगा। अगर आंसर रॉन्ग आएगा, आपको पूरे स्टेप फिर से फॉलो करने पड़ेंगे, जो भी स्टेप्स होते हैं रिसर्च के। इसलिए फर्स्ट स्टेप रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइनिंग का स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। ये आपको वेल डिफाइन करना है रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च प्रॉब्लम। Then the logic and objective, it means the purpose, motive, objective of the research process should be logical and objective must be clear, so that the result of research process must be reliable and valid. Okay, reliability means according to scenario, according to सर्कमस्टांसेस आपको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं टॉपिक, उसका डेटा अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा ना टॉपिक ना हो कि आपको कहीं कोई इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रही है, आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उस फील्ड की, कोई आपकी हेल्प करने वाला भी नहीं है। ठीक है, एंड वैलिड होना चाहिए। वैलिड मीन्स कि आप जो भी टेक्निक्स यूज कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू टॉपिक ऑफ रिसर्च वैलिड होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपने टॉपिक कुछ और लिया, आप किसी और ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, या आपको इंस्ट्रूमेंट को यूज करना है रिसर्च वर्क में, कोई आपको प्रैक्टिकल वर्क करना है, लैब वर्क करना है, और आपको इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है, या आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसमें एक्यूरेसी नहीं है। ठीक है, या आपने अभी जैसे कोरोना के केसेस चल रहे हैं, लॉकडाउन है, आपने कोई टॉपिक ऐसा लिया जिसमें आपको फॉरेन विजिट करनी है, तो आप विजिट नहीं कर पाएंगे ना, तो क्लियर है ना। तो आप ऐसे टॉपिक ले कि अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस वो आप कन्वे कर सकें रिसर्च। ठीक है, लॉजिकल हो टॉपिक, जिसकी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो, रिलायबल हो, एंड एक्यूरेसी रिलेटेड टू मैथ्स, जितने मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग आप करेंगे, उसमें आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं टेस्टिंग में। तो वो आपकी एक्यूरेसी इसमें होनी चाहिए। कितनी एक्यूरेसी है, 10%, 20%, 5%, अकॉर्डिंग टू एक्यूरेसी आपका रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट वैलिड है या नहीं है। साइंटिफिक इंटीग्रिटी, आप कौन सी प्रोसेस, कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं, वैलिड है अकॉर्डिंग टू रिसर्च या नहीं है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। एंड उसके रूल्स, जो भी थ्योरी फॉलो हो रही है उसे प्रॉपरली फॉलो करना होगा। लास्ट वन इज रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, जो भी आप करते हैं वर्क, उसको आपको सिस्टमेटिक फॉर्म में, अकॉर्डिंग टू स्टेप, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, रिटर्न वर्क में, रिटर्न फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। जैसे आपकी क्लास हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, तो ये भी आपकी एक रिसर्च रिपोर्ट बन रही है। रिकॉर्डिंग भी एक फॉर्म है रिपोर्ट का, जिससे आप रिपोर्टिंग हैंडमेड बनाए रिपोर्ट, या आप लैपटॉप के थ्रू, टाइपिंग के थ्रू बना रहे हैं, वो भी एक रिपोर्ट हो गई। या आपका रिजल्ट होता है, वो भी एक रिपोर्ट हो गई। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सब कुछ रिपोर्ट है। तो बस उसके फॉर्मेट अलग अलग होते हैं। आपके रिसर्च रिपोर्ट क्या होगी, इसके फॉर्मेट फिक्स होंगे, स्टेप्स फिक्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। बाकी से रिकॉर्डिंग हो रही, इसमें फॉर्मेट फिक्स नहीं, क्लासेस ले रहे हैं। तरुण, नेक्स्ट टाइम आप क्लास टाइम पर ज्वाइन करेंगे। ऑलरेडी 11:30 हो चुकी है, 25 मिनट्स आर लेफ्ट। ये पांचों पॉइंट्स क्लियर है सभी को? लॉजिक एंड ऑब्जेक्टिव, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, एक्यूरेसी, जो भी आपका टॉपिक हो रियल टाइम बेसिस होगा, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस होगा। जो भी आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज कर रहे हैं प्रॉपरली यूज करेंगे, एक्यूरेसी चेक करेंगे, प्लस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी कितनी है, 0.01% है, 10% एक्यूरेसी है। जो भी आप टेक्निक यूज कर रहे हैं, लैब वर्क कर रहे हैं, उसे प्रॉपर तरीके से यूज करना है। ऐसा टॉपिक ना हो कि आप उसे फुलफिल नहीं कर सकते हैं, उस पर रिसर्च आप कन्वे नहीं कर सकते। आपको ट्रैवलिंग की जरूरत है, आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। आपका रिसर्च है रिलेटेड टू विलेज, एग्रीकल्चर बेस्ड है, आप रहते सिटी में और जा नहीं सकते हैं विलेज में। ऐसा ले कि आप उसे प्रॉपर तरीके से कन्वे कर सकें, रिसर्च परस्यू कर सकें। प्लस लास्ट टॉपिक आपका होता है रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग का, वो आपको प्रॉपर तरीके से जो भी आपके स्टेप होते हैं फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, क्वालिटीज ऑफ अ रिसर्चर। अच्छा, रिसर्च तो इंपॉर्टेंट है ही, प्लस
क्वालिटीज ऑफ रिसर्चर क्या क्या होनी चाहिए। अगर आपको टॉपिक के बारे में क्लियर ही नहीं है कि टॉपिक होता क्या, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो आप रिसर्च नहीं कर पाएंगे कभी भी। रिसर्च मीन्स डीप नॉलेज होती है, डीप इनसाइट हम जा रहे हैं। कोई भी टॉपिक उसका सब कुछ हम सर्च कर ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू नीड। आपको ABCD नहीं आता तो आप वर्ड कैसे बनाएंगे या सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे। बेसिक नॉलेज होना जरूरी होती है। फुल नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्टडी, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, मोटिव है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसकी आपको बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट जरूरी होती है। नेक्स्ट इज फुल नॉलेज ऑफ टेक्निक ऑफ रिसर्च। आपको टेक्निक्स कौन सी यूज करनी, सैम्पलिंग टेक्निक्स होती है रिसर्च में, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, डिफरेंट टेक्निक्स होती है सैम्पलिंग की। तो आपको जो आप टेक्निक यूज करना चाहते हैं उसकी आपको नॉलेज है या नहीं, कैसे उसे परस्यू करना है, उसकी नॉलेज कंपल्सरी है। थर्ड वन इज साइंटिफिक एटीट्यूड विद रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। आपका एटीट्यूड साइंटिफिक होना जरूरी है। अगर कोई ऐसा रिसर्च वर्क है जहां डिस्क्रिप्शन की नीड है तो वहां पे साइंटिफिक एटीट्यूड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट इन द केस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च वर्क या लैब वर्क या मैथमेटिकल ऑपरेशन के केस में साइंटिफिक एटीट्यूड इज कंपल्सरी। नेक्स्ट इज इमेजिनेशन एंड इंसाइट। इमेजिनेशन मीन्स कि आपका जो व्यू है, पर्सपेक्टिव, वो ब्रॉड होना जरूरी है, वाइड होना चाहिए। ऐसा ना हो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही सोच रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, आप चारों तरफ उसकी जो पर्सपेक्टिव वो आप देख नहीं रहे हैं। आपका जो पर्सपेक्टिव होना होगा वो मैक्रो हो, माइक्रो ना हो कभी भी। आप उसके सारे सिनेरियो, सारे वेरिएबल्स चेक कर सके कि किस वेरिएबल का क्या इफेक्ट पड़ रहा है रिसर्च पर। नेक्स्ट इज डेडिकेशन। जो भी रिसर्चर है, वर्क कर रहा है रिसर्च का, उसे फुली डेडिकेशन से अपने वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट इज क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग। क्लियर माइंडेड होना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना कंपल्सरी है। अनबायस्ड एटीट्यूड। जनरली पॉलिटिकल रिसर्च में या रीजन बेस्ड रिसर्च में या कास्ट बेस्ड रिसर्च में जनरली रिसर्चर क्या होते हैं, बायस्ड हो जाते हैं। वो अपने रिलीजन को या पर्टिकुलर कास्ट को या पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। अगर आप बायसनेस करेंगे तो आपका रिजल्ट वेरी कर जाएगा और रिजल्ट रॉन्ग हो जाएगा, फिर इस रिसर्च का कोई मीनिंग नहीं है। रिजल्ट रॉन्ग इट मीन्स आपको सारे स्टेप फिर से फॉलो करने हैं। सारे स्टेप फॉलो करेंगे आपका टाइम वेस्ट होगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मनी वेस्ट होती है। अगर आप रिपीटिशन कर रहे हैं बार बार रिसर्च वर्क, आपका टाइम वेस्ट प्लस मनी वेस्ट, सब कुछ वेस्ट होना है। तो इससे जो भी स्टेप फॉलो कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, जिससे आपको रिपीटिशन ना करना पड़े, प्लस बायसनेस बिल्कुल ना हो उसमें। लास्ट वन इज पर्सनल टेस्ट ऑफ स्टडी। आपका उस टॉपिक में इंटरेस्ट होना भी कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको MBBS करना है, मेडिकल साइंस में जाना है, आपने BBA ज्वाइन कर लिया, तो आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा BBA में। या आपको BTech करना था, आप BBA में आ गए, या BBA करना है BTech में चले गए, तो आपको इंटरेस्ट उस फील्ड में नहीं है, तो आप जो आपकी जो स्टडी होगी आप उसे परस्यू प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। या तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, या आप लीव आउट कर देंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद ड्रॉप आउट कर देंगे, कोई ना कोई रीजन हो जाएगा जिससे आपकी स्टडी अफेक्ट कर जाएगी। क्लियर है सारे पॉइंट्स ही? हेलो, यस मैम। कोई प्रॉब्लम, किसी को नहीं प्रॉब्लम? लास्ट स्लाइड्स में कोई प्रॉब्लम हो? देखिए, जो लेट कमर्स जितने भी हैं, नेक्स्ट क्लास में एक बार मैं रिपीट कर दूंगी फिर से, ठीक है? आप लोग की वीडियो अपलोड हो जा रही है यूट्यूब चैनल पर, वहां पे आप लोग रिपीट करके देख लीजिएगा एक बार। वैसे मैं कल रिवाइज करा दूंगी, एक बार आप लोग स्लाइड चेक कर सकते हैं ज्यादा। हाँ मैम, टाइमिंग्स एक बार ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा आप अपनी क्लास की। टाइमिंग मैं फिर से यस आपको मैम। देती हूँ, ग्रुप में शेयर करने का कोई प्रॉफिट नहीं है, बट टाइम टेबल बता देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। मैम वैसे नोट तो कर लिया, बट सब स्टूडेंट्स एक्चुअली रहते नहीं है, इस वजह से बोल रहे थे बस। ओके ओके, मैं आपको कल शेयर कर दूंगी, ठीक है? वैसे जितने स्टूडेंट्स अभी हैं फिर से नोट कर लीजिए एक बार आप लोग। वेडनेसडे थर्सडे 11:05 to 12:05 एंड फ्राइडे सैटरडे 2 to 3 PM। वेडनेसडे थर्सडे 11:05 to 12:05, फ्राइडे सैटरडे 2 to 3 PM। ओके, फिर से बात देख लीजिए। मीनिंग ऑफ रिसर्च, फीचर्स ऑफ रिसर्च एंड क्वालिटीज ऑफ अ रिसर्चर। इतने टॉपिक मैंने आज क्लियर किए हैं। अभी कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए एक बार फिर से मुझे, कोई भी टॉपिक, कोई भी वर्ड, सेंटेंस, कोई एनी अदर क्वेरी? नहीं है, चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, ठीक है? फर्स्ट वन इज टू गेन फैमिलियरिटी विद अ फिनोमिना। फैमिलियरिटी मीन्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया कि आपको कोई भी टॉपिक दिया जा रहा है, कुछ भी आप सर्च कर रहे हैं,
आपको नॉलेज लेनी, जनरल नॉलेज लेनी है, तो वो भी आपका रिसर्च हो जाएगा। सिंपल कुछ भी सर्च करें, एनीवन, एनीथिंग, कुछ भी सर्च हो रहा है, सब कुछ रिसर्च में आ जाएगा। देन दिस टाइप ऑफ स्टडीज इज नोन एज एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडीज। एक्सप्लोरेटरी वर्ड की मीनिंग क्लियर होगी, एक्सप्लोर करना, सर्च करना, नॉलेज गेन करना, फेमिलियर होना, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडीज में जनरली कुछ केसेस में मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज होते हैं, कुछ में यूज नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें कंपल्सरी नहीं है कि हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करने हैं या हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है। कुछ केसेस में यूज होगा, कुछ में यूज नहीं होगा। सिर्फ सिंपल मीनिंग इतनी होगी कि फैमिलियरिटी है या नहीं है, नॉलेज गेन करना है। सेकेंड इज टू पोर्ट्रे एक्यूरेटली द फीचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन और अ ग्रुप, ठीक है। दिस स्टडी इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज। जिससे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपको कोई पर्सन दिया गया है, फॉर एग्जांपल ए से करना है आपको ऑन महात्मा गांधी, राइट एन ए से ऑन महात्मा गांधी। तो आपको यहाँ पर्सन की बात कर ली गई कि आपको ए से लिखना है, तो यहाँ पे हमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज नहीं करना है, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर हाइपोथेसिस का यूज भी नहीं होगा, न्यूमेरिकल का यूज भी नहीं होगा, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज नहीं होगा, ठीक है। डिफरेंसेस देखते रहिए आप लोग। एक्सप्लोरेटरी फॉर्मुलेटिव के केसेस में, कुछ केसेस में मैथमेटिकल ऑपरेशन हाइपोथेसिस का यूज होता है, बट इन द केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज नो मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड नो हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज यूज्ड। क्लियर है सभी को इतना? बेटा नोट करते जाइए, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं वेट कर लूंगी। फर्स्ट केस में कंपल्शन नहीं होता है हाइपोथेसिस का एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस का, आप यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी, अकॉर्डिंग टू टॉपिक, अकॉर्डिंग टू नीड। बट इन द केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज in which case we search for a particular person, situation or group, there is no need of hypothesis testing and mathematical operations. Clear है इतना सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then third point is to determine the frequency with which something occurs. It is known as diagrammatic research studies. आप लोगों ने चार्ट्स, बार्स, डायग्राम्स देखे होंगे ऑलरेडी, 10th में 12th में देखे होंगे शायद। कोई ऐसा है जिसने ना कभी पढ़ा हो पाई चार्ट्स? सभी को पता है पाई चार्ट्स, डायग्राम्स, बार ग्राफ्स? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. हाँ, ओके ओके। इन द केस ऑफ डायग्रामेटिक रिसर्च स्टडीज देयर इज कंपल्शन ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये डिफरेंस आप याद रखिए। फर्स्ट केस में कंपल्शन नहीं है, यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सेकेंड डिस्क्रिप्टिव में यूज नहीं होगा मैथमेटिकल ऑपरेशंस का एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। थर्ड केस में कंपल्शन होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का भी प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशंस का। जो भी हमारे रिजल्ट आते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में होते हैं एंड कंक्लूजन फॉर्म होता है। अकॉर्डिंग टू डिटेल्स डिस्क्रिप्शंस हम पाई चार्ट्स या बार डायग्राम्स, ग्राफ्स का यूज करते हैं। यहाँ पे चेक क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी रिपीटिशन कितना हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आप रिसेंट का केस लेते हैं कि पर डे कितने केसेस आ रहे हैं कोरोना के, ये पर डे कितनी डेथ्स हो रही हैं, ये रिपीटिशन क्या हो रहा है चेक कर रहे हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है। ये हमारा क्या हो रहा है कि इसको हम क्या करेंगे, बार्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो लाइन ग्राफ हो, लाइन चार्ट हो, या बार ग्राफ हो, कुछ भी हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी, रिपीटिशन कितनी हो रही है, ये पर वीक कितनी रिपीटिशन हो रही है टेस्ट की, या पर वीक कितने पेशेंट्स रिकवर कर रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। जहां पे रिपीटिशन वर्ड हो रहा है, फ्रीक्वेंसी हो रहा है, इट मींस रिपीटिशन हो रहा है। नेक्स्ट इज to test the hypothesis of a causal relationship between variables. This research study is known as hypothesis testing research studies. इसमें तो सिंपल गिवन है, हाइपोथेसिस दिया ही गया है आपको, तो इस केस में भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग कंपल्सरी होगी, प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशन जो भी होते हैं परफॉर्म सारे यूज होंगे। आपको इसमें चेक क्या करना है कि आपको रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स लिंकअप करना होता है। उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि हाँ हमारी हाइपोथेसिस राइट है या रॉन्ग है, नल एक्सेप्ट हो रही है या अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो रही है, ठीक है। इसके ये सब होगा इसमें। तो फिर से आप लोग देख लीजिए, फर्स्ट केस में फॉर्मुलेटिव केस में कंपल्शन नहीं होगा हाइपोथेसिस का, डिस्क्रिप्टिव के केस में यूज नहीं होगी, हाइपोथेसिस भी यूज नहीं होगी, प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशन भी यूज नहीं होंगे। थर्ड केस में दोनों ही कंपल्सरी हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी। एंड नेक्स्ट केस में हाइपोथेसिस टेस्टिंग के केस में दोनों ही यूज होंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी।
सभी को क्लियर है इतना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कंटिन्यू करें आगे फिर? यस मैम। आप लोग बताते जाया करिए, ऐसे फिर हो नहीं पाएगा, क्योंकि ना किसी को प्रॉब्लम होगी, मैं कैसे जानूंगी आपको प्रॉब्लम है? बताना आप ही को पड़ेगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी होती है आप तुरंत मुझसे पूछ सकते हैं, कोई पॉइंट कभी भी। नेक्स्ट इज क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च। क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए रिसर्च में? फर्स्ट, पर्पस क्लियरली डिफाइंड। पर्पस मीन्स ऑब्जेक्टिव, मोटिव, प्रॉब्लम। ये पहले भी मैं 10 बार बोल चुकी हूँ कि प्रॉब्लम आपको वेल डिफाइन करना है, मोटिव क्लियर होना कंपलसरी है। अगर वो क्लियर नहीं होगा, डिफाइंड नहीं होगा, तो आपका रिसर्च प्रोसेस पूरी बेकार हो जाएगी। सेकेंड इज रिसर्च प्रोसेस डिटेल। जो भी आपके स्टेप होते हैं रिसर्च प्रोसेस के, आपको फुल्ली कंप्लीटली प्रॉपरली फॉलो करने हैं। अगर आप कोई भी स्टेप स्किप करते हैं या प्रॉपरली फॉलो नहीं करते, तो आपका रिसर्च का जो रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन आएगा, वो वैलिड नहीं होगा, रिलायबल नहीं होगा। थर्ड इज रिसर्च डिजाइन थॉरली प्लान्ड। जो भी रिसर्च डिजाइन होती है वो क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है रिसर्च डिजाइन, कि हमें कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक यूज करनी है, कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करना है, डेटा टाइप क्या होगा, डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने होंगे, डेटा कलेक्शन हम सेकेंडरी प्रोसेस यूज करेंगे, प्राइमरी यूज करेंगे, जो भी कुछ करना है रिसर्च प्रोसेस में, सब कुछ प्लानिंग कहाँ करेंगे, रिसर्च डिजाइन में करेंगे। जो भी करना है एक्स वाई जेड, लास्ट तक रिपोर्ट कैसी होगी, सब कुछ हमें प्लानिंग किसमें करनी है, रिसर्च डिजाइन में करनी है। तो उसे वेल प्लान होना कंपलसरी है। नेक्स्ट इज हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स अप्लाइड। हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स इट मीन्स कि बायसनेस जीरो होनी चाहिए। अगर आप बायसनेस करेंगे तो रिजल्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा। सिंपल, जो भी एथिकल नीड रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू रिजल्ट रिसर्च, वो आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस फ्रैंकली रिवील्ड। लिमिटेशंस क्या है, एक्यूरेसी कितनी है। आपने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया, उसकी कुछ एक्यूरेसी होगी 10%, 1%, वो आपको मेंशन करना होगा रिसर्च रिपोर्ट में, क्लियरली मेंशन होगा। या आप जो भी टेस्टिंग यूज कर रहे हैं उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज एडिक्वेट एनालिसिस फॉर डिसीजन मेकर्स नीड। जो भी एनालिसिस करनी है तो उसे प्रॉपर तरीके से करना है। हो सकता है रिसर्च आप कर रहे हैं, डिसीजन किसी और को लेना है, डिसीजन मेकर कोई और है। आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो आपको क्या दिया गया जॉब, डेटा कलेक्शन की जॉब आपको दे दी गई। जो डेटा कलेक्शन होगा उसे एनालाइज कोई और करेगा, और थर्ड पर्सन, थर्ड एम्प्लॉय कोई होगा, वो डिसीजन मेकर करेगा। तो यार 3 पार्टीज हो गई, एक हो गया डेटा कलेक्शन वाला पर्सन, डेटा कलेक्टर एम्प्लॉय, सेकेंड इज एनालाइजर, थर्ड इज डिसीजन मेकर। उस केस में क्या होगा, डेटा कलेक्शन का भी रोल इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस का रोल भी इंपॉर्टेंट है, डिसीजन मेकर का भी रोल इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी स्टेप इसमें किसी में मिस्टेक होती है या प्रॉपरली आपने नहीं किया, तो जो डेटा डिसीजन मेकर है उसका डिसीजन रॉन्ग हो जाएगा। आपको वर्क कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू डिसीजन मेकर की नीड क्या है। आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा ना कि हाँ, आपको डेटा कलेक्शन किस टॉपिक पर करना है, कैसे करना है, कितना करना है, किसके आपको रिव्यूज लेने हैं। जैसे आप इंटरव्यूज देखते हैं कोई, तो वो भी डेटा कलेक्शन होता है। आप लोग अगर जेड स्क्वायर गए होंगे, किसी मॉल गए होंगे, तो आप लोग देखते हैं कि कस्टमर फीडबैक फिल कराया जाता है, या कुछ भी आपने परचेज किया होगा। अब तो जनरली ऐसा होता है कि कस्टमर फीडबैक फिल कराया जाता है, फॉर्म होता है पर्टिकुलर। तो वो भी क्या होता है, कस्टमर फीडबैक एग्जाम्पल होता है डेटा कलेक्शन का। सिंपल, जो आप डेटा जो फीडबैक देते हैं उसके थ्रू भी एनालिसिस की जाती है, डिसीजन मेकिंग की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज फाइंडिंग प्रेजेंटेड अनएम्बिगुअसली। जो आपने डेटा कलेक्शन किया, आपने फाइंडिंग्स की, बट आपने उसे रिपोर्ट फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर पाए प्रॉपरली, आपने फॉर्मेट फॉलो नहीं किया रिपोर्ट का। आपने आंसर फाइंड सब कुछ कर लिया, सारे स्टेप्स अच्छे थे, प्रॉपर थे, बट आपने लास्ट स्टेप में मिस्टेक कर दी, तो वो आप जो रिजल्ट होगा आपका, वो आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो आप जो भी रिसर्चर उसे ये सब भी प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। कंक्लूजन जस्टिफाइड। जो भी रिसर्चर है वो जो भी रिजल्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन मेंशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अच्छा, एक आपको बात रखनी है, जिससे हम कोई रिसर्च करते हैं उसमें क्या होता है, मैथमेटिकल अगर ऑपरेशन यूज हो रहा है तो रिजल्ट मैथ्स के फॉर्म में ही आएगा, कुछ पॉइंट या जो डिजिट आ रही है आ जाएगा। कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन भी स्टेटमेंट होगा या मैथ्स के फॉर्म में रिजल्ट होगा, क्या होगा कंक्लूजन, कोई आइडिया है? मैम दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते दोनों हैं। होंगे? कैसे दोनों होंगे? मैम रिटन फॉर्म में कंक्लूजन आएगा अगर हम कोई स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे।
और रिजल्ट क्या होगा? मैम उसी रिजल्ट को लेके हम अगर कोई पैराग्राफ में अगर कंक्लूजन स्पेसिफाई करें तो। ठीक है, आप ट्राई कर रहे हैं, बट थोड़ा सा आपको इसको इम्प्रूव करना है। क्या करना है? रिजल्ट हमारा मैथमेटिकल फॉर्म होगा, ठीक है, बट कंक्लूजन क्या होगा कि हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है नहीं हो रही है, ये कंक्लूजन होगा। कुछ हमने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट की थी, एज्यूम किया था कुछ, तो जो अगर एक्सेप्ट हो रही तो लिख देंगे हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड एंड द ये कंक्लूजन इज दिस, जो भी अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल हो जाएगा। कंक्लूजन हमेशा स्टेटमेंट फॉर्म में होगा, रिजल्ट न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा। क्लियर है सभी को इतना? रिजल्ट न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा, कंक्लूजन स्टेटमेंट फॉर्म में होगा। न्यूमेरिकल्स आएंगे, Yes, क्लियर sir. हो जाएगा, आपको करना है इतना फिलहाल आप याद रखिए। रिजल्ट आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा, कंक्लूजन आपका स्टेटमेंट फॉर्म में होगा। नेक्स्ट इज रिसर्चर्स एक्सपीरियंस रिफ्लेक्टेड। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक दिया गया है कि आपको इस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, इट मीन्स कि जो आपका रिसर्च होगा प्रॉपर तरीके से कन्वे नहीं हो पाएगा। जिससे आपका सब्जेक्ट है थीसिस राइटिंग का, तो आपको उसमें क्या होगा, एक गाइड अलॉट किए जाएंगे, तो उसमें करना क्या होगा आपको, जो गाइड होंगे वो आपकी हेल्प करेंगे रिसर्च राइट करने में, रिसर्च कन्वे करने में, परस्यू करने में। आपको टॉपिक के बारे में नहीं पता कैसे करना है फॉर्म, या जैसे मैं आपको आरएम पढ़ा रही हूँ, रिसर्च पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको बताऊंगी हाँ रिसर्च ऐसे करना है, आपको ये स्टेप होते हैं, रिपोर्ट राइटिंग में होगी, या कोई भी फैकल्टी अपना सब्जेक्ट पढ़ा रही है तो आपको नॉलेज देती है ना, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। तो आपको जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस होना आपको जरूरी है, बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, इतना मान सकते हैं आप। अब अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो आप रिसर्च नहीं कर सकते हैं। पहले बता चुकी हूँ मैं कि अगर आपको एबीसी नहीं आती आप स्टेटमेंट फॉर्म नहीं कर सकते हैं, वर्ड राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल। क्लियर है? जो भी है स्टेप्स है, सिस्टमैटिक स्टेप फॉलो करने हैं, टॉपिक मस्ट बी लॉजिकल, ऑब्जेक्टिविटी होना कंपल्सरी है, इतने पॉइंट्स होंगे। कोई प्रॉब्लम इस टॉपिक में? क्राइटेरिया फॉर गुड रिसर्च, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो आगे कंटिन्यू करें या फिर आप लोग को कोई प्रॉब्लम है अभी तक? नहीं, चलिए अच्छा, इतना देख लीजिए। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिसर्च। फर्स्ट वन इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और फॉर्मुलेटिव रिसर्च, सेकंड इज कंक्लूसिव रिसर्च, थर्ड इज मॉडलिंग रिसर्च, एंड लास्ट वन इज other dimensions of research. These are the topics, and these are further divided in subtopics, which I start in next class. If there is any problem in this class, please share me. कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए नेक्स्ट क्लास में, अदरवाइज स्टार्ट करूंगी मैं। नहीं है? मैम नो ओके, प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एज ऑफ नाउ। मैम वो बता दीजिए कि कौन से, मैम यूट्यूब चैनल का नेम बता दीजिएगा कि कहाँ पर ये आपका क्लास आईबीएम अपलोड का होगी। यूट्यूब चैनल है, आईबीएम सीएसजीएमयू सर्च कर लीजिएगा, उस आपको मिल जाएगा इजीली, ठीक है। और कोई ओके प्रॉब्लम मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड आप उससे पूछ सकते हैं, 10 बार पूछिए, 10 बार बताऊंगी मैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी वर्ड है मीनिंग क्लियर नहीं हो रही, कुछ भी प्रॉब्लम है, नोट्स नहीं मिल रहे, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप बताइए, मैं आपको शेयर कर दूंगी, बता दूंगी। पूछने में बिल्कुल पीछे मत हटना कि हाँ ये पूछेंगे तो क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। जो भी प्रॉब्लम आ रही है XYZ आप मुझसे पूछ सकते हैं, सिंपल है। ओके। और कुछ? अच्छा ये बताइए आप लोग कि इतने स्टूडेंट्स रेडी रहेंगे और कम हो जाएंगे स्टूडेंट्स? ये ज्यादा होने वाले, क्या होने वाला है? आज से स्ट्रेंथ है 12 की स्ट्रेंथ, इतनी तो स्टूडेंट होंगे नहीं, अप्रॉक्स 50-40 तो होंगे ही। इतनी स्ट्रेंथ कम क्यों है आज? क्या फर्स्ट क्लास है इस वजह से। किसी को पढ़ना नहीं मैम है आज? फर्स्ट क्लास है, आधे बच्चों को तो फर्स्ट मालूम क्लास भी नहीं होगा। यस मैम आधे नेक्स्ट क्लास बच्चों को इंक्रीज पता भी नहीं स्टूडेंट्स। होगा। चलिए अच्छी बात है, नेक्स्ट क्लास में अपने क्लासमेट से बोल दीजिएगा ज्वाइन कर लें। आप लोग अच्छा आज क्लास रिपीट करके रिवाइज करके आइएगा। कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो क्वेरी, आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं पूछेंगे तो मैं पूछूंगी क्या क्वेरी है आपकी, ठीक है? ठीक है, आज स्टॉप करें फिर? ये मैम हाँ, मैम नोट्स कैसे मिलेंगे हम लोग को? यही जो आपने स्क्रीन शेयर की वही नोट्स होंगे हम लोग के, कि दूसरे भी नोट्स आप देंगी? देखिए मैं इतना आपको पढ़ा दूंगी कि आपको प्रॉब्लम ना आए नोट्स की, या कुछ प्रॉब्लम ना आए, इतना आप नोट्स जो मैं बताती जा रही हूँ नोट करते जाइए। फिर भी अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आपकी सीआर कोठारी की रेफरेंस बुक है, सिलेबस मेंशन है, वो लिख सकते हैं। फिर भी आपको और लेना है तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी मैं फुलफिल कर दूंगी, ओके। मैं आपको सॉफ्ट कॉपी या जो भी हार्ड कॉपी तो प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ मैं। सॉफ्ट कॉपी अगर आपको और ब्रीफ डिटेल नोट्स चाहिए तो मैं बता दूंगी, आपको दे दूंगी। अदरवाइज इतना मैं प्रेजेंटेशन में मेंशन कर रही हूँ उतना आपके लिए सफिशिएंट है,
और जो मैं बता रही हूँ आप नोट करते ओके जाओ। मैम। सॉफ्ट कॉपी की रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके कोई भी मैम। टॉपिक है कि इसमें डिटेल नोट्स की रिक्वायरमेंट है, आप मुझे बता दीजिए क्लास में, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। क्लियर है? और कोई प्रॉब्लम है किसी को? यस मैम। मैम क्या हम लोगों के थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम्स अब होंगे कि नहीं होंगे? थर्ड क्या, वो तो अब ऑफिशियल मैटर हो गया, तो आप ऑफिस से कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका नहीं बता पाऊंगी मैं आपको। ओके। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं आप मुझे। और कोई प्रॉब्लम है? और कोई? नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, और कोई भी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं, 10 बार पूछिए आप। ठीक है, मैं बता दूंगी। और नेक्स्ट अगर आप नहीं पूछेंगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी। ठीक है, थैंक यू क्लास। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।